हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञान तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एजुकेटर्स एंड लर्नर्स। अगर आप अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन का पार्ट बनते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट कुछ इस तरह से है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ये सारी ही चीजें आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब कि आप बहुत सारे एजुकेटर्स को पढ़ पाएंगे, बहुत सारे एजुकेटर्स के स्टडी मटेरियल्स को ले पाएंगे, उनके रिकॉर्डेड सेशंस को देख पाएंगे और ये एजुकेटर्स हैं 100+। इतने एजुकेटर आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक साथ नहीं मिल सकते। मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान तिवारी। 15 वर्षों से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं। MA इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी हमारा एकेडमिक्स है। ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रोफाइल पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके सिलेबस को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देने के लिए अनअकैडमी 15,500 से अधिक कोर्सेज चला रहा है और ये 15,500 से अधिक कोर्सेज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ योर सिलेबस चलाए जा रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम के अलग अलग हिस्सों के लिए चलाए जा रहे हैं। इनको करके आप अपने पूरे पाठ्यक्रम की बहुत विधिवत तैयारी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? अगर आप अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प क्या है? आप प्लस के प्लान में जा सकते हैं। अगर आप जीएस प्लस के प्लान में जाते हैं तो फीस ये बताई गई है 36 महीने, 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने और इनमें से किसी भी प्लान पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इस 10% के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी। आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करेंगे, इससे आपकी फीस घट जाएगी। 6 महीने की होगी तो 12 महीने की होगी तो 24 महीने की होगी तो आपकी फीस जाएगी। अगर आप आइकॉनिक प्लान में जाना चाहते हैं तो वहां ये फीस बताई गई है और इसमें भी किसी भी फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है। आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करेंगे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी तैयारी को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कई सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो कि 6 मंथ के हैं, 1 ईयर के हैं, 2 ईयर के हैं और एनसीईआरटी बैचेज हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों, ये बैचेज हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल हैं। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल फील करते हैं उस भाषा के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी तैयारी को बहुत बेहतर कर देंगे। आपके लिए कुछ कॉम्बो ऑफर्स हैं। आप जीएस के साथ साथ ऑप्शन लेना चाहते हैं तो यूपीएससी, सीएससी, जीएस अगर आप आइकॉनिक का लेना चाहते हैं उसके साथ ऑप्शनल लेते हैं तो आपको ये फीस बताई गई है और अगर आप यूपीएससी, सीएससी प्लस जीएस लेना चाहते हैं और उसके साथ ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ये फीस है। ये फीस डिस्काउंटेड है और इसके बाद एडिशनल डिस्काउंट भी आपको 10% का मिलेगा अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो ये भी एक बहुत बेहतर विकल्प है कि आप कॉम्बो ऑफर्स पे जा सकते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग लगातार डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पे चर्चा करने का मतलब कि हर दिन का करंट अफेयर्स हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसे हम 10 प्रश्न लेकर आते हैं, इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और इन प्रश्नों से संलग्न बहुत सारी बातों पर चर्चा करते हैं और ये इस दिन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम से लिए रहते हैं। तो आज हम लोग 23 फरवरी का करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले ये सेशन शाम को 6 बजे आता था, अभी ये मॉर्निंग में आएगा। तो थोड़ा बदलाव किया गया है इसके टाइमिंग में, तो आप इसको जरूर से जरूर देखें और एक बहुत नए तरीके से करंट अफेयर से आपको अवगत कराने का ये प्रयास है। आप इस प्रयास में जरूर से जरूर अपना सहयोग दें। प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर देखेंगे और फिर इसकी व्याख्या देखेंगे कि इस उत्तर की व्याख्या में और बहुत सारी बातें भी हैं जो आपको उस पूरी घटना के बारे में जानकारी दे देंगी। तो एक्चुअल में मॉडल ये है कि 10 महत्वपूर्ण घटनाओं को छांटा गया, उन 10 महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रश्न बनाए गए और उन प्रश्नों के जवाब के क्रम में आपको बहुत सारी बातें सिखाई गई।
तो ये इसका मॉडस ऑपरेंडी है, ये इसका काम करने का तरीका है। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। इसकी घोषणा सर्वप्रथम यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को की थी। केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों गलत हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? इसका सही जवाब है एक और दो दोनों सत्य हैं। 21 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? भाषा विज्ञान के संदर्भ में, लिंग्विस्टिक के संदर्भ में आप में अवेयरनेस बढ़ाई जाए और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है पूरी दुनिया में उसको प्रिजर्व किया जाए। और कल्चरल डाइवर्सिटी बहुभाषावाद के रूप में भी है, तो सभी की भाषाओं को समान महत्व मिले, सभी की भाषाओं को बराबर वैल्यू मिले, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 21 फरवरी 2000 से प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। घोषणा सर्वप्रथम कब हुई थी? 17 नवंबर 1999 को, लेकिन 21 फरवरी 2000 से प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 2008 को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष कब है? 2008 को है बच्चों, तो इसको ध्यान रखेंगे। मातृभाषा दिवस को मनाने का विचार सबसे पहले किसकी पहल है? बांग्लादेश की है, जो कि भाषा के आधार पर गठित राष्ट्र था। बांग्ला भाषा के आधार पर बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश ने 21 फरवरी को बांग्ला भाषा को स्वीकृति देने के लिए संघर्ष की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 343 कहता है कि देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी। यह भी कहता है कि अंकों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय रूप में किया जाएगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा आधिकारिक भाषा के रूप में बनी रहेगी। 15 वर्षों के बाद आधिकारिक भाषा के अलावा हिंदी का उपयोग करने के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आज भारत सरकार आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को राज्यों की आधिकारिक भाषाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। राज्यों की अनुसूचित भाषाओं से अपनी आधिकारिक भाषा चुनने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। अटल पर्यावरण भवन एक अनोखा पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन बिल्डिंग है। केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों गलत हैं। बताएं सही जवाब क्या है? सही जवाब है एक और दो दोनों सही हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। ये अटल पर्यावरण भवन क्या है? यह पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, पर्यावरण में होने वाले डिग्रेडेशन और पर्यावरण संवर्धन के लिए किए जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में काम करेगा। अटल पर्यावरण भवन क्या है? ये ग्रीन बिल्डिंग है, मतलब कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं यूज किया जाएगा जिससे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान पहुंचे। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली तकनीकी के माध्यम से इसके सारे कार्य संपादित किए जाएंगे। कहां बनाया गया है अटल पर्यावरण भवन? ये अटल पर्यावरण भवन लक्षद्वीप पर बनाया गया है। लक्षद्वीप अरब सागर का एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह पहले 1 लाख द्वीपों का द्वीप समूह होने के कारण इसका नाम
लक्षद्वीप था। लेकिन धीरे धीरे करके ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि होती जाती है और समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण कई सारे द्वीप यहाँ से डूब गए। यहाँ पर जो द्वीप पाए जाते हैं ये कोरल आइलैंड है। कोरल एक समुद्री जीव होता है जो कि उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में अधिकांशतः पाया जाता है। इनके डिपोजिशन से कई बार एटॉल बन जाते हैं, कई बार आइलैंड्स बन जाते हैं। तो लक्षद्वीप के आइलैंड कैसे हैं? कोरल डिपोजिशन के कारण बनने वाले द्वीप हैं और पर्यावरण में होने वाला परिवर्तन, समुद्री संसाधनों के दोहन के क्रम में समुद्री वातावरण को बिगाड़ने की जो प्रक्रिया चल रही है, जिसके कारण से कोरल्स को बहुत नुकसान हो रहा है, तो उनके प्रिजर्वेशन के लिए भी ये काम करेगा। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप एक व्यापक विकास के मार्ग से गुजरेगा, वो भी प्रकृति के प्रति केंद्र शासित प्रदेश की प्रतिबद्धता से समझौता किए बिना। सुहेली ये लक्षद्वीप में एक कोरल एटॉल है। यह एटॉल अंडाकार है, 17 किलोमीटर लंबा है। ये समृद्ध समुद्री जीवों से एक क्षेत्र से घिरा हुआ है। कवरत्ती के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और अगत्ती के दक्षिण में 76 किलोमीटर दूर है। कल्पनी द्वीप के 139 किलोमीटर पश्चिम में और मिनिकॉय से 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन द्वीपों के बीच 9 डिग्री चैनल है। इसका क्षेत्रफल 87.76 किलोमीटर स्क्वायर है। 9 डिग्री चैनल क्या है बच्चों? 9 डिग्री चैनल है हिंद महासागर में एक चैनल है जो कल्पनी और सुहेली पार और मलिकू एटॉल द्वीपों के बीच स्थित है। यह चैनल 200 किलोमीटर चौड़ा है, गहराई 2597 मीटर है। यहाँ पर एक आइलैंड है कदमत आइलैंड, जिसे इलायची आइलैंड भी कहा जाता है, कार्डमम आइलैंड भी कहा जाता है। यह भी एक प्रवाल द्वीप है जो द्वीपों के अमीनी द्वीप उपसमूह से संबंधित है। इसकी लंबाई 9.3 किलोमीटर है। आपने देखा सुहेली आइलैंड ये रहा, ये कार्डमम आइलैंड है, ये कल्पेनी आइलैंड है, ये 9 डिग्री चैनल है। यहाँ पे सुहेली आइलैंड पे उसकी स्थापना की गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अटल पर्यावरण भवन जरूर से जरूर याद रखेंगे। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर की दूर में स्थित है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 10 उपखंड शामिल हैं। इस द्वीप की राजधानी कवरत्ती है। यह क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अटल पर्यावरण भवन के उद्घाटन के दौरान फोगल डायवर्सिटी ऑफ बायोग्राफिक जोन कोस्ट ऑफ इंडिया शीर्षक से पुस्तक का अनावरण भी किया गया। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भी यह केंद्र काम करेगा। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। यह केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ ज्ञान हब के रूप में भी सेवा करने के साथ साझेदारी बनाने में मदद करेगा। तो ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उठाया गया कदम है, जो कि बहुत ही सराहनीय है, सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। और लक्षद्वीप में हो रहे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए, बायोडायवर्सिटी डिग्रेडेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कदम। अगला प्रश्न भी हमारा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल फिलहाल भी अमेरिका के द्वारा आधिकारिक रूप से पेरिस कन्वेंशन का पार्ट होने की घोषणा की गई, जिसके चलते एक बार फिर से पेरिस कन्वेंशन चर्चा में आया। तो हमने सोचा कि आपके लिए कुछ प्रश्न यहाँ से बनाए जाएं। तो पेरिस जलवायु समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत एक समझौता है। इस समझौते पर साल 2016 में हस्ताक्षर किए गए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC ये मीटिंग करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, है ना। तो ये कह रहा है कि यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCC के अंतर्गत एक समझौता है। इस समझौते पर साल 2016 में हस्ताक्षर किए गए।
पेरिस समझौते के तहत औसत तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रखने का दीर्घकालिक लक्ष्य है। यह वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए प्रयास करना चाहता है। कौन सी वृद्धि को बच्चों? ताप वृद्धि को। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। आपके सामने विकल्प है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या एक और दो दोनों गलत है। सोच समझ के जवाब दें। आपके जवाब का स्वागत है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। दोनों में से किस ऑप्शन पे जाना चाहेंगे आप? इसमें से एक और दो दोनों सही है। क्या कह रहा है ये बच्चों? जलवायु परिवर्तन पर कोप 21 के तहत ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कोप 21 कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। ये कोप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है एक। किस पर है ये फ्रेमवर्क? क्लाइमेट चेंज पर है। फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। किस पर है ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन? क्लाइमेट चेंज की स्टडी के लिए। तो ये क्या करता है? जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है, उनसे लड़ने के तौर तरीकों पर अध्ययन करता है, उनसे लड़ने के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करता है, और ऐसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन की मीटिंग 21 के दौरान इस पर हस्ताक्षर किया गया देशों के द्वारा। बीच में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस कन्वेंशन से हटने की घोषणा कर दी थी। तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी कि भाई एक दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र जो है वो पेरिस कन्वेंशन को नहीं मानेगा, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो पेरिस कन्वेंशन में रहेगा तो उस दौरान में चीन और भारत जैसे विकासशील देश उसे आगे न निकल जाएं। और बच्चों, ये जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग अपने विकास की गाड़ी को नहीं रोकना चाहते हैं, और हर राष्ट्र चाहता है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो भी प्रयास किए जाएं वो दूसरे राष्ट्रों द्वारा किए जाएं। जबकि विकासशील राष्ट्रों की मांग क्या है कि भाई जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पर्यावरण का, वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज्यादा प्रयास भी करे। अब इस बात पे कोई आम समझौता बन नहीं पा रहा है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के 107 दिनों के बाद एक बार फिर से आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने इसे दुनिया में आशा का दिन कहा है। एंटोनियो गुटेरेस का नाम याद रखना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख हैं। जरा सा जान लेते हैं कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है। उसी पर आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत एक समझौता है। इस समझौते पर साल 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह जलवायु परिवर्तन समन, अनुकूलन और वित्त से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करेगा, मतलब कम करेगा। अनुकूलित करेगा, मतलब कि ऐसी तकनीकी पर काम करेगा जो बदलती हुई जलवायु के साथ समायोजित हो सके, और इनके परिवर्तन से लड़ने के लिए आवश्यक वित्त का भी प्रबंध करेगा, जैसा कि पीछे हम लोगों ने बात करी। इस समझौते में 196 देशों के प्रतिनिधियों ने चर्चा की थी। पॉइंट टू बी नोटेड, 196 देशों के प्रतिनिधियों ने चर्चा की थी। फ्रांस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21वीं बैठक में 21वें सम्मेलन पर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के तहत यूएनएफसीसी के 190 सदस्य दल हैं। मुख्य देशों में तुर्की, ईरान और इराक जैसे देश इसके पक्षकार नहीं हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को पलटते हुए 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें से एक पेरिस समझौते में दोबारा शामिल होना भी शामिल है। उन 15 समझौतों में, जिन समझौतों के माध्यम से जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों में परिवर्तन किया, उनमें से एक पेरिस समझौते में दोबारा शामिल होने वाला समझौता भी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल नवंबर में अमेरिका को औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से खुद को अलग कर लिया था। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, और ये देश, ये दुनिया जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझ नहीं रही है।
इस फैसले की घोषणा 3 साल पहले ही कर दी थी। ट्रंप ने समझौते को अमेरिका के लिए बिना फायदे वाला और चीन, रूस तथा भारत जैसे देशों को लाभ पहुंचाने वाला बताया था। पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए साल 2015 में दुनिया के लगभग प्रत्येक देश द्वारा अपनाया गया था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना है। मेजर ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी गैसेज आती हैं? मेजर ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। ये सारी गैसेज जो हैं, दे आर मेजर गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? ये हैं, इनके उत्सर्जन को कम करेंगे तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को संतुलित करने में मदद मिलेगी। सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सकेगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया। यह वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए प्रयास करना चाहता है। इससे जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। यह कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु लचीले विकास के लिए वित्त पोषण प्रदान करने का प्रयास भी करेगा। ऐसी तकनीकी को विकसित करने का प्रयास करेगा जो इको फ्रेंडली हो और साथ ही साथ ऐसे देशों को आर्थिक मदद करेगा जो विकास करके, भाई देखिए 7 करोड़ लोग हैं, 7 अरब लोग हैं, एक ही पृथ्वी है, तो अमेरिका के लोग उसका प्रदूषण करें चाहे भारत के लोग उसका प्रदूषण करें, प्रदूषण उसका नहीं होना चाहिए। और जलवायु परिवर्तन अगर हुआ तो उससे दुनिया के सभी लोग प्रभावित होंगे। तो जिन लोगों ने ज्यादा प्रदूषण किया है, जिन लोगों ने ज्यादा जलवायु को नुकसान पहुंचाया, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो जलवायु लचीले विकास मतलब ऐसी डेवलपमेंट पॉलिसी जिससे जलवायु को नुकसान ना पहुंचे, ऐसी तकनीकी को, ऐसे मॉडल को वित्त पोषित करने के लिए भी ये काम करता है। यह समझौता विकसित राष्ट्रों को उनके जलवायु से निपटने के प्रयासों में विकासशील राष्ट्रों की सहायता हेतु एक मार्ग प्रदान करता है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि और महत्वपूर्ण है, और वो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। मिशन इंद्रधनुष का नाम सुना होगा, इसका एडवर्टीजमेंट भी सुना होगा, चलो इंद्रधनुष बनाए, जिंदगी को इंद्रधनुष बनाए, है ना। तो मिशन इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है। भारत में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मुफ्त में टीकाकरण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 पहल शुरू की गई है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया। क्या उद्देश्य है इसका? गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मुफ्त में टीकाकरण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये पहल प्रारंभ की गई। केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो क्या सही होगा इसमें? 1 और 2 दोनों सही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मुफ्त में टीकाकरण प्रदान करना। क्या होगा इससे बच्चों? इससे होगा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो घटेगा। IMR क्या होता है? शिशुओं की मृत्यु दर, प्रति जीवित शिशुओं के जन्म पर 1 साल के भीतर मर जाने वाले शिशुओं की संख्या, इसको क्या कहते हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो कम करना है। इसको कैसे कम करना है? वैक्सीनेशन के माध्यम से। आजकल वैक्सीनेशन शब्द भी बहुत चर्चा में है, जरा इसको समझ लेते हैं। वैक्सीन क्या होती है ये जान लेते हैं। वैक्सीन बच्चों किसी भी बीमारी के कमजोर वायरस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं अभी इसका,
अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कोरोना का। तो कोरोना की वैक्सीन आपको लगाई जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? कोरोना की वैक्सीन लगने का मतलब ये हुआ कि कोरोना के कमजोर जर्म्स को आपकी बॉडी में डाल देना, इंजेक्ट कर देना। फिर क्या होगा? फिर आपकी बॉडी ऐसे किसी भी एलियन के अगेंस्ट, आपकी बॉडी में जब भी कोई एलियन आता है, आप कहते हैं ना हमको वायरल फीवर हो गया। वायरल फीवर का क्या मतलब हो बच्चों? आप किसी वायरस के संपर्क में आए, वायरस के संपर्क में आए, फिर आप कहते हैं भैया ये वायरल फीवर हो गया है, 7 दिन रहेगा। तो ये वायरल फीवर क्या कर रहा है? ये इस वायरस को मारने के लिए बॉडी क्या कर रही है? अपने टेम्परेचर को बढ़ा रही है। तो जब आप कोरोना का टीका लगवाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोरोना के कमजोर जर्म्स को अपनी बॉडी में ले रहे हैं। कोरोना के जर्म्स आपकी बॉडी में जाएंगे तो आपका बॉडी क्या करेगा बच्चों? एक एलिमेंट बनाता है ब्लड में जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी क्या करता है? जो भी एलियन आया है हमारे शरीर में उसको नष्ट करता है। जब ये नष्ट कर देता है उसको, तो वो तो नष्ट हो जाता है लेकिन ये परमानेंट हमारी बॉडी का पार्ट हो जाता है, हमारे ब्लड का पार्ट हो जाता है एंटीबॉडी। और जब ये वायरस दोबारा अटैक करता है तो ये एंटीबॉडी उसको मार के खत्म कर देता है। जैसे आपने बीच में देखा होगा कि वैक्सीन जब तक नहीं आया था तब तक लोगों के ब्लड से सीरम निकाल के उससे ट्रीटमेंट किया जा रहा था जो संक्रमित लोग थे। तो क्यों? क्योंकि उनकी एंटीबॉडी, उनके बॉडी ने एंटीबॉडी बना रखा होगा उसके लिए। तो वो एंटीबॉडी को अगर हम अलग करके किसी को इंजेक्ट कर देंगे तो उसके कोरोना से बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वास्तव में क्या हुआ? वैक्सीन जो है वो बीमारी का वायरस देने जैसी बात है ना। बच्चों को दे दिया जाता है ताकि बॉडी में उनके एंटीबॉडी बन जाए और आगे वो उन बीमारियों के संक्रमण से उनका शरीर सुरक्षित हो जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गहन मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया। यह मिशन 2 राउंड में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 22 फरवरी 2021 से शुरू होगा जबकि दूसरा चरण 22 मार्च 2021 से शुरू होगा। यह 29 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 250 जिलों या शहरी क्षेत्रों में चलेगा। इसके अलावा मंत्री ने IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 पोर्टल भी लॉन्च किया है और इसके लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अभियान के तहत विकसित जागरूकता सामग्री या IEC पैकेज भी लॉन्च किया। गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 भारत में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मुफ्त में टीकाकरण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा IMI 3.0 पहल शुरू की गई। यह योजना टीकाकरण कार्यक्रम को फिर से सक्रिय करेगी। यह योजना तेजी से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने में मदद करेगी। इस मिशन का उद्देश्य अप्रशिक्षित आबादी तक पहुंचना भी है। यह मिशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसको भी आप बच्चों नोट करिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP के तहत दिसंबर 2014 में आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करने के उद्देश्य से किया गया था। 8 टीके तय किए गए थे, अभी वो 12 हो गए हैं। यह योजना 2 वर्ष से कम, इसीलिए उसका नाम इंद्रधनुष था, है ना। यह योजना 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। इस मिशन में 12 वैक्सीन प्रिवेंटल डिजीज है, BPD कहा जाता है बच्चों, ऐसी बीमारियां जिनको वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सके, प्रिवेंटेबल डिजीज जिनको वैक्सीन लगाकर प्रिवेंट किया जा सकता है। तो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम को शामिल किया गया। इसमें काली खांसी, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस, मेनिंजाइटिस, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण, रोटावायरस वैक्सीन, जापानी इंसेफेलाइटिस, रूबेला और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन शामिल है। इन 12 को शामिल किया गया है मिशन इंद्रधनुष में। बच्चों ये नाम भी आप अवश्य याद रखेंगे, है ना, क्योंकि आपको थोड़ा याद रहना ये नामों को जरूरी है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मिशन इंद्रधनुष के पहले 2 चरणों के माध्यम से पहल के तहत टीका कवरेज की दर 7% हो गई है।
गहन मिशन इंद्रधनुष, ये मिशन 2017 में 2 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था, जिन्हें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कवर नहीं किया गया था। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया था, जो मिशन इंद्रधनुष के तहत कवर नहीं किए गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों, जो कि आजकल पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है, पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। जरा उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या बात करने वाले हैं आज हम लोग? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आजकल बहुत चर्चा में है, 2-3 दिन से लगातार समाचारों में बना हुआ है, पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है। तो FATF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। जरा इसके बारे में आप थोड़ा 2-3 बातों पर ध्यान दें और बताएं कि सही आंसर क्या है। आगे हम बताएंगे कि ये क्यों चर्चा में है FATF और किस तरह से ये पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है, पाकिस्तान की समस्या क्या है, सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों पहले आप जवाब दें कि FATF, पहले इन प्रश्नों को इन वाक्यों को देखें और प्रश्नों का जवाब बताएं, प्रश्न का जवाब बताएं। FATF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे वित्तीय मामलों में दखल देते हुए तमाम देशों के लिए गाइडलाइन तय करती है। FATF 2 लिस्ट में चिंताजनक हालात वाले देशों को शामिल करती है। आतंकवाद को वित्तीय तौर पर बढ़ावा देने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है जब उनका असहयोगात्मक रवैया जारी रहता है। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। बच्चों बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। जरा देखते हैं कौन सा सही हो सकता है भाई, है ना। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप जान गए है, अंतरराष्ट्रीय। ये क्या करता है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है किसी चीज को धोना। लॉन्ड्री में क्या होता है बच्चों? लॉन्ड्री में धुलाई होती है। तो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या हुआ? पैसे की धुलाई हो गई। कहाँ धोया पैसे को? धोबी घाट में ले जाके पटक पटक के धो दिया। और वो कैसा हुआ? वो काला धन था, कैसा हो गया? सफेद हो गया, साबुन वाबुन लगा के अच्छे से धो दिया। तो पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ कैसा होता है? आपके पास नंबर 2 का पैसा है, नंबर 2 का मतलब ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी का मतलब ऐसा धन है आपके पास जिसे आप, जिसकी आय का स्रोत आप नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते कि ये पैसा कहां से आपने कमाया है, क्योंकि जो आपके ज्ञात सोर्स ऑफ इनकम है उनसे ये अलग है। उनसे अलग है तो क्या है? ये ब्लैक मनी है। इसको सरकार जान गई तो ना सिर्फ पैसे को हड़प लेगी बल्कि आप पर भी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, आप जेल चले जाएंगे। तो आप क्या करो? इस पैसे को किसी टैक्स हेवन में भेज दो जहां पर टैक्स ना लगता हो और वहां से इसको भारत मंगवा लो, जहां से डबल टैक्स अवॉइडेशन एग्रीमेंट हो वहां भेज दो। तो आप क्या करते हैं? मॉरिशस भेज देते हैं, आप क्या करते हैं? पनामा भेज देते हैं, वहां से पैसे को मंगा लेते हैं। ये आपके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेंड बना हुआ है। कई बार इनसे टेरर फंडिंग भी होती है नंबर 2 के पैसे से। तो FATF क्या देखरेख करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे वित्तीय मामलों में दखल देने के लिए गाइडलाइन तय करता है। अगर आपके देश से टेरर फंडिंग हो रही है, आपके देश से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो उसके लिए आपके लिए गाइडलाइन तय करेगा कि आप ऐसे ऐसे करके इनको रोकिए। जो चिंताजनक स्थिति में राष्ट्र होते हैं उनके लिए 2 सूची बनाता है। कौन कौन सी सूची बनाता है? एक को कहते हैं ग्रे लिस्ट और दूसरे को कहते हैं ब्लैक लिस्ट। तो पहले क्या करता है? आपको ग्रे लिस्ट में डालता है और आपसे कहता है कि आप ये मानकों का प्रयोग करें और आपके देश से टेरर फंडिंग हो रही है या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया चल रही है तो आप इसको रोक लें। आप नहीं रोकते हैं तो क्या हो जाता है? ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। FATF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे वित्तीय मामलों में दखल देते हुए तमाम देशों के लिए गाइडलाइन तय करती है।
और यह तय करती है कि वित्तीय अपराधों को बढ़ावा देने वाले देशों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। FATF दो लिस्ट में चिंताजनक हालात वाले देशों को शामिल करती है। इनमें से एक ब्लैक लिस्ट है। आतंकवाद को वित्तीय तौर पर बढ़ावा देने वाले देशों को इस लिस्ट में तब रखा जाता है जब सरकार इस प्रकार के वित्तीय क्रियाओं को रोकने के लिए असहयोगात्मक रवैया प्रदर्शित करता है। मतलब कि आपसे कहा गया कि आपके देश से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर फंडिंग हो रही है, लेकिन उसको रोकने के लिए आपने कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया, जैसा कि आप पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है और उसको कई बार वार्न किया गया, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है, वो सीधी नहीं हो सकती है, तो उसके लिए फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है। इस प्रकार के वित्तीय क्रियाओं को रोकने के लिए असहयोगात्मक रवैया प्रदर्शित करता है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लगातार काबू न कर पाने के चलते इन देशों को टैक्स चोरी का स्वर्ग भी करार दिया जाता है। इस तरह के हालात वाले देशों को ब्लैकलिस्ट करने का सिलसिला 2000 से संस्था ने शुरू किया है। सन 2000 से शुरू हुआ है। ऐसे देशों को पहले चेतावनी दी जाती है, फिर कुछ देशों की एक कमेटी बनाकर निगरानी की जाती है। निगरानी किस बात की होती है कि ऐसे देश गाइडलाइंस के मुताबिक गंभीर मामलों को काबू करने के लिए क्या और कैसे कदम उठा रहे हैं। अगर ये देश ग्रे लिस्ट में आने के बाद भी सख्त कदम नहीं उठाते हैं तो इन पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। जब किसी देश को FATF ग्रे लिस्ट में रखता है तो उसके सामने कुछ चुनौतियां पेश आती हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य देशों से आर्थिक सहयोग, कर्ज इत्यादि मिलने में मुश्किल के साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी कई तरह की अड़चने और इंटरनेशनल बहिष्कार तक की स्थिति का खतरा पैदा हो जाता है। FATF ने अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया तो पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसको और बहुत बड़ा झटका लगेगा। जिस तरह के निवेश की जरूरत है वो लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि कोई भी वैश्विक बैंक या निवेशक पाकिस्तान के साथ कोई निवेश करने से बचेगा। FATF ने अगर ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया तो पाकिस्तान को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो 6 अरब डॉलर का कर्ज मिलने की स्थिति बन रही है वो भी धराशायी हो सकती है। हालांकि IMF देश के साथ डील करता रहेगा, लेकिन ब्लैकलिस्टिंग के बाद फंड जारी होने की रफ्तार या तो बहुत धीमी पड़ जाएगी या फिर रुक जाएगी, और दोनों ही स्थिति में पाकिस्तान के लिए सरवाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान की स्थिति बच्चों बहुत खराब है और उसको जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ। आप जानते हैं कि कुल 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें से सबसे साल के सबसे शुरुआत में होने वाली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन है। तो वो अभी उसका रिजल्ट आया। तो सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने रूस के खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव को पराजित किया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में उनकी यह 9वीं और ग्रैंड स्लैम में 18वीं जीत है। मेरे प्यारे बच्चे बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या 1, 2 और 3 सही है? बताइए कौन सा सही स्टेटमेंट है इसमें से बच्चों? सही स्टेटमेंट है 1, 2 और 3। क्यों सही है आप पढ़ें इस बात को ना। ये इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है और तीनों ही इंफॉर्मेशन सही है। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने
ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। रूस के खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव को पराजित किया, वो रनर रहे। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में उनकी 9वीं और ग्रैंड स्लैम में 18वीं जीत है। राफेल नडाल 20 ग्रैंड स्लैम के साथ राफेल नडाल और एक और है रोजर फेडरर सबसे आगे हैं 20 ग्रैंड स्लैम जीतकर। ये नोवाक जोकोविच का 18वां ग्रैंड स्लैम था, मतलब कि जल्दी ही वो इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। उन्होंने रूस के खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव को सीधे सेटों में 7-5, 6-2, 6-2 से मात दी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में उनकी 9वीं और ग्रैंड स्लैम में 18वीं जीत थी। इसके साथ ही वो राफेल नडाल और रोजर फेडरर से एक कदम और नजदीक पहुंच गए। नडाल और फेडरर अब तक 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। जापान की स्टार खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने मेलबर्न में हो रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता में अमेरिका की 22वीं वरीयता प्राप्त जेनिफर ब्रैडी को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही वो 12वीं खिलाड़ी बन गई जो दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप जीती हैं। ये उनका चौथा ग्रैंड स्लैम है। पुरुष युगल में इवान डोडिग और फिलिप पॉल्सेक एक टीम के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। मिक्स्ड डबल्स में बारबोरा क्रेजिकोवा और राजीव राम ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता है। महिला युगल में एलिस मेंटेरेस और आर्याना सबलेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता है। मिक्स्ड डबल, महिला युगल, पुरुष युगल और महिला सिंगल, पुरुष सिंगल सारे के रिजल्ट इसमें लिखे हुए हैं। आप एक बार इनको और पढ़िएगा और अपने कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से पहला है। अन्य 3 है फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। पहला ऑस्ट्रेलियाई टेनिस टूर्नामेंट 1905 में मेलबर्न में खेला गया था। आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है प्रश्न संख्या 7 और जो कि आर्ट एंड कल्चर पे है, और आप इसको भी देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण पूर्व मध्यकाल में चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। 1986 में यूनेस्को द्वारा खजुराहो मंदिरों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। दिए गए कथनों पर विचार करें। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 3 और 4 सही है, 1, 2, 3 और 4 सही है। स्टेटमेंट चारों सही है। इसके क्या कह रहा है ये, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में चलते हैं हम लोग। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी भोपाल के माध्यम से संस्कृति विभाग इस सप्ताह इस त्योहार का आयोजन कर रहा है। 44 साल के अंतराल के बाद यह महोत्सव खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह के मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य का कार्यक्रम है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें भारतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और सतरिया के नाम से जाना जाता है। इनको जरूर से जरूर नोट कर लें। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जरा सा इनके बारे में देख भी लेते हैं कि क्या इनके कहाँ पे ये होते हैं, है ना। तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। भारतनाट्यम को नृत्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है और यह शैली भारत में शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की मदर है। शास्त्रीय भारतीय नृत्य भारतनाट्यम की उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मंदिरों की नर्तकियों की कला से हुई। देवदासियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता था ईश्वर के लिए, वहां से इसका विकास हुआ। रुक्मणी देवी, स्वप्न सुंदरी, वैजंती माला, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति इत्यादि नाम इस नृत्य परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है।
प्रसिद्ध कथक नृत्य कथा या कथावाचकों से लिया जाता है, जो लोग कथक नृत्य की पूरी कला के दौरान कहानियां सुनाते हैं। कहानियों को भाव भंगिमाओं के माध्यम से व्यक्त करने का नाम क्या है? कथक है। कथा से कथक विकसित हुआ। कथकली शास्त्रीय नृत्य अच्छी तरह से प्रशिक्षित कलाकार द्वारा प्रस्तुत सबसे अधिक आकर्षित करने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक में से एक है। कथकली की उत्पत्ति केरल में 17वीं शताब्दी में हुई थी और यह भारत के हर कोने में लोकप्रिय हुआ। इस नृत्य में आकर्षक सौंदर्य, विस्तृत हाव भाव, पार्श्व संगीत के साथ पात्रों की विस्तृत वेशभूषा देखने लायक होती है। बल्ला तोड़ रामायण, शांताराव, उदय शंकर, कृष्ण, मृणालिनी साराभाई, राम गोपाल कृष्णा नायर इत्यादि लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की शैली पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। मूलतः ये आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली है, परंतु अब इसमें महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। इस नृत्य का अभ्यास और अभिनय करती हैं। महिलाओं ने इस नृत्य को और समृद्ध बनाया है। कथक में भी आप देखेंगे कि कथक नृत्य में भी पुरुषों का बोलबाला है, हालांकि अब महिलाएं भी उसमें भागीदारी कर रही हैं। मणिपुरी नृत्य नृत्य रूप भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है, जो उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से निकलता है। मणिपुरी विषय राधा और कृष्ण के रास लीला पर आधारित हैं और आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि है प्रश्न संख्या 8 और ये क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय रणनीति पर बनाया गया प्रश्न है। तो ध्यान से देखें, बहुत सिंपल सा सवाल है, आप इसका जवाब अवश्य जानते होंगे। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य अरब सागर में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। इसका नाम क्या था? इसका नाम है पासेक्स, मालाबार, इंद्र या इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका नाम है पासेक्स। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने 18 फरवरी 2021 को अरब सागर में पासेक्स सैन्य अभ्यास में भाग लिया। पासेक्स सैन्य अभ्यास में भाग लिया। इंटर ऑपरेबिलिटी और समग्र सहयोग को बढ़ाने के लिए इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। एक साथ मिलकर ऑपरेशन किया जाए, इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाया जाए, इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाया जाए और समग्र सहयोग को बढ़ाया जाए, इसके लिए सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारत की तरफ से आईएनएस तलवार ने प्रतिनिधित्व किया और इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व मल्टी रोल कॉर्वेट KRI वंग टोमो द्वारा किया गया। भारत इन दिनों समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडोनेशिया के साथ भारत के समुद्री सहयोग ने पिछले कुछ वर्षों में गति पकड़ी है। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी के बावजूद कई समुद्री अभ्यास में भाग लिया। इसने रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ समुद्री अभ्यास किया। हाल ही में नवंबर 2020 में भारत ने मालाबार अभ्यास की मेजबानी की। इस अभ्यास में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। मालाबार है ना। भारत ने सभी क्वाड सदस्यों के लिए मालाबार अभ्यास बनाने के लिए नवंबर 2020 में मालाबार अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया था। क्वाड के बारे में पिछले क्लास में चर्चा की गई है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है, उसको एक बार देख लीजिए, तो क्वाड के बारे में थोड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपके काम भर की जानकारी मिल जाएगी। मालाबार अभ्यास क्या है? यह अमेरिका, जापान और भारत के बीच एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इस अभ्यास को 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में प्रारंभ किया गया। वर्ष 2015 में जापान को भी इस अभ्यास में एक भागीदार बनाया गया। इस अभ्यास में सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे गैर स्थायी सदस्य शामिल होते हैं। इस अभ्यास में एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू पनडुब्बी रोधी युद्ध, गोताखोरी, बचाव कार्य, काउंटर पायरेसी ऑपरेशन इत्यादि को शामिल किया जाता है।
बच्चों हमारे साथ आप लोग अंत तक बने रहिए और इस सेशन को बहुत सारे लोगों में शेयर करिए ताकि इस तरह से लेक्चर्स और बनाने की प्रेरणा मिले। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप बहुत सारा टाइम खराब करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। मेरा ये प्रयास है कि मैं बहुत सारी चीजें बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में आपके लिए ले आऊं, क्योंकि किसी भी स्थिति में 1 घंटे से ज्यादा नहीं जाना चाहिए और इस 1 घंटे में बहुत लोडेड आवर होना चाहिए। ये बहुत ऐसा घंटा होना चाहिए जिससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो ऐसा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं लगातार और इस प्रयास में आपके सहयोग की अति आवश्यकता है। आपका सहयोग ऐसे हो सकता है कि आप इसको खुद देखें, आप दूसरों में इसको सर्कुलेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप बढ़े, ज्यादा से ज्यादा इसकी फॉलोइंग बढ़े और इस कार्यक्रम को आगे संचालित करने में हमें मदद मिले। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होता है, 1 घंटे का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। एक भी शब्द फालतू बात नहीं होती है, केवल हम मुद्दे पे बने रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम आपको इंफॉर्मेशन देकर जाना चाहते हैं। तो आप भी अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन में अपना अंशदान करें और अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। आपको बहुत सारी चीजें अनअकैडमी या तो फ्री में दे देता है या तो बहुत कम पैसे में देता है। अगर आप बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत कम पैसे में आपको बहुत बेहतर तैयारी करवाता है अनअकैडमी। तो बच्चों बहुत जरूरी है कि इस एजुकेशन रिवॉल्यूशन में हम अपना सहयोग करें। ये बहुत पुनीत काम अनअकैडमी के द्वारा किया जा रहा है, बहुत ग्रेट काम अनअकैडमी के द्वारा किया जा रहा है। क्वाड गठबंधन क्या है, पीछे हम लोगों ने चर्चा करी है। क्वाड पे एक अच्छा खासा सेशन हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ 2 लाइनों में देख लें। ये वास्तव में चीन के बढ़ रहे दबदबे को रोकने का, चीन के बढ़ रहे प्रभाव को रोकने का दक्षिण पूर्व एशिया, इंडो पैसिफिक रीजन जिसे आप कहते हो, है ना, क्या कहते हो आप इसे बच्चों? इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन लगातार अपने प्रभाव में वृद्धि करता जा रहा है। चीन के द्वारा इस प्रकार से की जा रही प्रभाव वृद्धि से भारत और वो देश जिनका इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है, चिंतित है। और इस चिंता का परिणाम क्या है? क्वाड गठबंधन। आप इसे एशियाई नाटो के रूप में देखा जाने लगा है। यह जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। कैसा मंच है बच्चों? ये स्ट्रेटेजिक फोरम है जहां से अपनी स्ट्रेटेजिकली अपने इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा। यह अर्ध नियमित शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि बीच में बंद रहा, लेकिन फिर से अभी हाल फिलहाल में वो शुरू हुआ है। तो 2007 में तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा, जापान को भी चिंता है चीन के साम्राज्यवाद से, चीन के विस्तारवाद से, चीन के विस्तारवाद से ऑस्ट्रेलिया को भी चिंता है, भारत को भी चिंता है, अमेरिका को भी चिंता है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वारा समरूप था। इस समूह के सभी 4 सदस्य देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त और समावेशी बनाने का लक्ष्य रखते हैं। सभी को यहाँ पर अपने विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। यह समूह प्रसार और आतंकवाद जैसी आम चुनौतियों से निपटता है। इसके सदस्य उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर लगाम लगाने में भी सहयोग करते हैं। अच्छा, ओडिसी नृत्य कुछ उसमें से छूट गया था। तो ओडिसी भारत में सबसे पुराना जीवित नृत्य है जो उड़ीसा राज्य से निकलता है। ओडिसी नृत्य रूप अपनी शैली, सिर, छाती और श्रोणी के स्वतंत्र आंदोलन के लिए जाना जाता है। सुंदर ओडिसी नृत्य पारंपरिक और प्राचीन शैली का नृत्य मंदिरों में किया जाता था। असम का सत्तरिया नृत्य असम राज्य की जीवित परंपरा है। भारत देश के 8 प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य परंपराओं में से एक है। राज्य के बाहर और साथ ही भारतीय मुख्य भूमि के बाहर भी सत्तरिया शास्त्रीय नृत्य कला की सराहना की जाती है। मोहिनीअट्टम भारत में केरल राज्य के 2 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। केरल में 2 नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम, बाकी लगभग एक राज्य के हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य में एक लोकप्रिय नृत्य रूप है जो सूक्ष्म इशारों और नक्शे कदम के साथ किया जाता है। ये पारंपरिक रूप से व्यापक प्रशिक्षण के बाद महिलाओं द्वारा किया गया एकल नृत्य है।
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिए इसको और इसमें जो भी व्याख्या दी जा रही है उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ग्रीन स्टेट नॉर्वे ने हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का अनावरण भारत सरकार ने अक्षय स्रोतों से कार्बन मुक्त ईंधन बनाने की अपनी योजनाओं में तेजी लाने के लिए किया था। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा 2020-21 में केंद्रीय बजट के तहत की गई थी। जरा समझिए, आजकल तेल की बढ़ती हुई कीमतें सभी के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं और सरकार के लिए भी निश्चित तौर पर चिंता का विषय बनी हुई हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट बात नहीं कही जा रही है इस संदर्भ में और जनता बहुत ही उद्वेलित है बढ़ती हुई तेल की को लेकर। कुछ वैकल्पिक समाधान जरूर किए जाने चाहिए। क्या है वो? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ग्रीन स्टेट नॉर्वे, नॉर्वे की कंपनी है ग्रीन स्टेट, इन्होंने हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का अनावरण भारत सरकार ने इसलिए किया है, अक्षय स्रोतों से कार्बन मुक्त ईंधन बनाने की अपनी योजनाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से किया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा 2020 इसके केंद्रीय बजट के तहत की गई थी। केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है। आपको बताना होगा इनमें से कौन सही है। इसमें से 1, 2 और 3 सभी स्टेटमेंट सही। कैसे सही है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ग्रीन स्टेट नॉर्वे ने हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का अनावरण करने के कुछ दिनों बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का अनावरण भारत सरकार ने अक्षय स्रोतों से कार्बन मुक्त ईंधन बनाने की अपनी योजना में तेजी लाने के लिए किया था। सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए हरित ऊर्जा स्रोतों से कार्बन उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सरकार ने अधिक विविध और कुशल ऊर्जा अवसंरचना के निर्माण के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन, विकसित करने के उद्देश्य से ग्रीन स्टेट नॉर्वे के साथ इंडियन ऑयल मिलकर काम करेगा। यह हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और साझाकरण की सुविधा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। ये ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला और अन्य प्रौद्योगिकियों जैसे हाइड्रोजन भंडारण और फ्यूल सेल के अनुभव को भी साझा करेगा। यह प्लेटफॉर्म दोनों देशों के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन में अनुसंधान व विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करेगा। यह केंद्र दोनों देशों के उद्योगों और सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा। यह लागत कुशल और सतत तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए अपनी बौद्धिक शक्तियों को भी आगे बढ़ाएगा। यह हाइड्रोजन और ईंधन कोशिकाओं के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रायोगिक प्रथाओं, उत्पाद प्रोटोकॉल, सुरक्षा और नियमों व मानकों के लिए थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करेगा। 2020-21 में केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन की घोषणा हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। ऑक्सीजन के साथ जलने पर यह शून्य उत्सर्जन ईंधन है। इस ईंधन का उपयोग ईंधन कोशिकाओं में या आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान प्रोदन के लिए ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, इसका विकास अवश्य होना चाहिए। हाल ही में
भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ आधारिक संरचना विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? आपके सामने ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव और अफगानिस्तान। हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ आधारिक संरचना विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव और अफगानिस्तान। क्या आंसर होगा बच्चों? मालदीव। जरा समझें क्या क्या हुआ मालदीव में। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों और विकास सहयोग की समीक्षा करने के लिए द्वीपसमूह राष्ट्र मालदीव के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे। इस यात्रा के दौरान श्री एस जयशंकर ने मालदीव को भारत निर्मित कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख अतिरिक्त खुराक सौंपी। इसके साथ मालदीव के लिए भारत द्वारा उपहार में दिए गए कुल कोविड टीकों की संख्या 2 लाख तक पहुंची है। जयशंकर ने मालदीव में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का समर्थन करने के लिए $40 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश की। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है कि आप पैसे ले सकते हैं हमसे। इसके अलावा द्वीप राष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत और मालदीव के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें शामिल हैं रोड डेवलपमेंट के लिए $25 मिलियन के पुराने एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट पर पुनर्विचार करने के लिए संशोधित समझौता। हुलहुमले में 2000 इकाइयों की एक आवास परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक्जिम बैंक और स्थानीय अधिकारियों के बीच समझौता। उत्तरी मालदीव में केंदुकुलहुधु में मछली प्रसंस्करण संयंत्र के लिए $0.5 मिलियन के अनुदान पर समझौता ज्ञापन। प्रसार भारती और सार्वजनिक राज्य मीडिया मालदीव के बीच क्षमता निर्माण और सामग्री तथा विशेषज्ञता के आदान प्रदान पर समझौता ज्ञापन। MOHUA अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन डेवलपमेंट और राष्ट्रीय योजना, आवास और बुनियादी ढांचा मंत्रालय मालदीव के बीच सतत शहरी विकास पर समझौता ज्ञापन। ये इतनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए भारत और मालदीव के मध्य। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा मालदीवी रूफिया है। बात करते हैं 22 फरवरी के इतिहास की। जल्दी जल्दी देखते हैं क्या हुआ 22 फरवरी के दिन में, क्या क्या घटनाएं हुई हैं। 22 फरवरी 2011 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में 6.1 तीव्रता के भूकंप के कारण 181 लोगों की मृत्यु हुई। 22 फरवरी 1991 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक को कुवैत से अपनी सेना हटाने को कहा और धमकी दी कि ऐसा न करने पर अमेरिका इराक पर हमला कर देगा। 22 फरवरी 1980 अफगानिस्तान में मार्शल लॉ की घोषणा की गई। 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी। 22 फरवरी 1958 को देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का निधन हुआ। 22 फरवरी 1944 को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ। 22 फरवरी 1907 को लंदन में टैक्सी मीटर वाली पहली कैब शुरू हुई। 22 फरवरी 1821 को स्पेन ने अमेरिका को फ्लोरिडा $50 लाख में बेचा। 22 फरवरी 1732 को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म हुआ। दैट इज ऑल अबाउट टुडे बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आपने 10 समाचारों के माध्यम से ये देखा कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपके लिए आज के समाचार पत्र में महत्वपूर्ण थी। आपने देखा अनअकैडमी कॉम्बैट जो है 28 फरवरी को होने जा रहा है, सुबह 11 बजे होगा। इसमें जल्दी से जल्दी आप एनरोल करें और पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें, इससे आपको फायदा होगा। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको पहुंचाएं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लें। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हमें आप ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करें, इससे आपको क्लास की इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी चीज़ें
नोट्स वगैरह यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। नमस्कार।